वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आपका सपना है एसएससी जीडी में जाना या आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी प्राप्त करना, तो आपके सपनों को साकार करने का मंच है द एम्प्लॉयमेंट क्लास। इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाएंगे, इतने अच्छे से और एकदम प्यार से, आराम से, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाएंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होगा तो उसको भी हम इतना अच्छा नॉलेज दे देंगे और इतना मजबूत तैयार करवा देंगे कि एक बार में एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आपका सपना है कि एसएससी जीडी को एक बार में क्रैक करना या आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स जो होने वाले उसको एक बार में क्रैक करना, तो बिल्कुल आप सही जगह पे वीडियो को देख रहे हैं। या आपका सपना है झारखंड पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी स्टेट लेवल के डिफेंस में भी तैयारी करना, एसएससी सीजीएल रेलवे की तैयारी करना, तो भी आप बिल्कुल हमसे जुड़े। हमारी तैयारी इस तरह से स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं बेटा कि आपको एकदम आसान करके कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं मैथ्स के, है ना। ये एसएससी जीडी और आईबी को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है, वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। बोला गया है कि 40 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए अभाज्य नंबर के बारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि हम लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो आपको एक बात पता होना चाहिए बेटा, वो बात क्या है कि 0 से 10 के बीच अगर पूछा जाए, या 10 से 20 के बीच पूछा जाए, या 20 से 30 के बीच पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जाम में, या 30 से 40 के बीच पूछा जाए, या 40 से 50 के बीच पूछा जाए, या 50 से 60 के बीच पूछा जाए, या 60 से 70 के बीच पूछा जाए, या 70 से 80 के बीच पूछा जाए, या 80 से 90 के बीच पूछा जाए, या 90 से 100 के बीच पूछा जाए। यही पूछा जाएगा कि इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स होती है। आपको एक नंबर याद रखना, वो क्या, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। बस प्राइम नंबर्स खत्म हो गए। कुछ भी पूछे एग्जाम में कैसे याद रखेंगे बेटा, 4 से शुरू करेंगे, 4 4 2 2, 4 4 फिर उसका आधा 2 2, फिर 3 2 1, है ना, सॉरी 3 2 2 फिर 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा, अगर पूछे 0 से 10 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं तो 4 है, 10 से 20 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 4 है, 20 से 30 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 2 है, 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 2 है। जैसे हमसे पूछा गया था कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3 है। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, जानते हो क्या, पूछेगा कि 10 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या पूछ देगा कि 10 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो देखो जरा सा गौर करो, 10 से 60 के बीच, 10 यहाँ से शुरू हुआ ना बेटा, पहला वाला नंबर पहले में, ये वाला, अच्छा ये वाला 10 मत देखना क्योंकि ये 10 अंत में है। 10 से शुरुआत तो 10 में शुरू कहाँ है, 60 पे खत्म, तो 60 कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है 60। अच्छा, पूछा गया कि 10 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं, यानी 4 2 2 3 2, और सबको ऐड कर दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13। बस तुमको ये चीज़ें याद रखनी है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या है जो हम लोग अभी देखे थे बेटा, कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है, तो आंसर क्या होगा बोलो, 3। क्लियर है क्या। तो इसको तुम अपने को अच्छे से देख लेना, सारे पैटर्न को, है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है तो 3, और ऐसे सोचना है तो सोचना पड़ेगा 41 है, 43 है, 47 है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या है कौन, जो किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे, या तो तुम, लेकिन पूरा पैटर्न तुमको पता जब होगा ना, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, तो कुछ भी पूछेगा तो बता दोगे, है कि नहीं, है ना। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है तुमको कि 5 घंटियां, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको देख करके गड़बड़ाना नहीं, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बोलता है कि 5 घंटियां हैं, अच्छा सर 5 घंटी है, सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, यानी पांचों घंटी
सुबह 9 बजे एक साथ बजना प्रारंभ कर देती है, टन 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 अपना घंटी बज रही है। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? कभी भी अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में एक साथ दिख जाए, टुगेदर दिख जाए, तुरंत दिमाग में लाना कि एलसीएम है, ठीक है। कभी भी अगर मैथमेटिक्स के अंदर शब्द दिखे परीक्षा में एक साथ या टुगेदर, तुरंत बुद्धि में लाना कि एलसीएम के बारे में बात करता है, यानी हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई? तो मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा सर 12, 18, 24, 36, 45। 12, 18, 24, 36, 45। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ऐसे करके एक सीढ़ी बना दे क्या? नहीं सर, टाइम बर्बाद होगा। मेरे बात को समझो बेटा, जब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना तो 9:05, 9:10, 9:08, 9:06, यानी कहीं ना कहीं मिनट है ऑप्शन में। क्या है? मिनट है। और मेरे क्वेश्चन में क्या है? सारा सेकंड है। तो मिनट में सबको कन्वर्ट करो। तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा, 18 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा, 24 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा, 36 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा और 45 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा। अब काटो इसको, 12 एकम 12, 12 पचे 60, कट गया ना। इसको काटो, 6 से काटो ना, 6 तिया 18 और 6 से कटेगा नीचे कितने बार में? 10 बार में 60। इसको काटो, 12 दूनी 24 और नीचे काटो को तो 12 पचे 60 है ना। यहाँ काटो 12 तिया 36 और नीचे काटो 12 पचे 60, ठीक है। और इसको हम लोग किससे काट सकते हैं? 5 9 45 और 5 से गया 12 बार में और कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। यानी हमने क्या किया कि जो सेकंड दिया हुआ था उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन मिनट में है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आसान होता है ना बेटा। यहाँ पे हम 18, 12, 24, 36, 45 का एलसीएम भी निकाल सकते थे, आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आसान होता है। ये जो फ्रैक्शन बन गया ना, इसका एलसीएम कैसे निकलता है? तो ऊपर वाले का सर एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दिया जाता है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दिया जाता है, तो एलसीएम मिल जाता है मेरे को। तो देखो एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एलसीएम में किसको लेंगे सर? 3 को भी लेंगे। एलसीएम में किसको लेते हैं सर? सबको लेते हैं, तो 3 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 1 को भी लेंगे। एलसीएम में किसको लेते हैं सर? सबको लेते हैं। और नीचे एचसीएफ में किसको लेते हैं? तो केवल कॉमन नंबर को लेते हैं। 5, 10, 5, 5, 4 में क्या कॉमन है सर? कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, यदि ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। यदि सारी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो एचसीएफ होता है 1। यानी एलसीएम आया 3 दूनी 6 कम 6, 6। और किसमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया था? मिनट में। यानी एलसीएम कितना आया? 6 मिनट। बन गया क्वेश्चन। यानी एक साथ वो लोग 6 मिनट के बाद बजेंगे, एक साथ वो लोग 6 मिनट के बाद बजेंगे। अभी सुबह में कितना बजे बजी थी ये सारी घंटियां? 5 घंटियां सुबह 9 बजे बजी थी। यानी अगले बार ये लोग 9:06 में बजेंगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? गारंटी देते हैं इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और बनाने का तरीका समझ में आ गया ना। यानी कभी भी एलसीएम निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा कि हम एलसीएम के लिए क्या करें कि सब कुछ छोटा कर दे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए अपने वेतन का 45, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो यहाँ देख लेंगे, हम बाइलिंगुअल बात करते हैं ना ताकि दोनों को समझ में आ जाए। ए जो है अपने वेतन सैलरी का 45% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है सर, और 5% वृद्धाश्रम में दान दे देता है। यानी वो भी खर्चा ही है, दान दे देना। यानी 45% खाने में दान दे दिया, खाने में खर्चा कर दिया, और 5% दान में खर्चा कर दिया। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपया खर्च करता है तो ए का वेतन क्या है? यानी अगर हम बात करें तो पहले कितना खर्चा किया है? 45%, फिर कितना खर्चा किया है? 5%। ये कुल कितना हो गया? 45 और 5 हो गया सर 50%। कितना हो गया? 50%। यानी कुल 50% जो खर्चा है वो कुल कितने रुपया के बराबर है? तो सर 28,500 के बराबर है। किसके बराबर है? 28,500 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कहता है कि जो खर्चा है भोजन और वृद्धाश्रम पर वो कुल 28,500 रुपया खर्च के बराबर है। तो बताइए ए का वेतन क्या है? किसी का भी सैलरी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है बेटा? वही 100% से कुछ खर्चा करता है, कुछ बचा लेता है।
किसी का भी वेतन अपने आप में 100% होता है, तो 50% अगर 28,500 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? सर यहाँ दुगना दिख रहा है, 50 का दुगना 100, यहाँ पे दुगना कर दीजिए तो 28,000 का दुगना होगा 56,000, 500 का दुगना होगा 1,000, 56,000 और 1,000 मिलकर के बनेगा 57,000। यानी इस क्वेश्चन का जो इनकम है वो है ऑप्शन नंबर सी 57,000। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना? सीख पा रहे हैं? आइए क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000। एक आदमी का इनकम है 95,000 और उसका खर्चा है 75,000। ठीक है सर, 95,000 कमाया, 75,000 रुपया खर्चा कर दिया। इनकम बढ़ा था 18% से, खर्चा बढ़ा 12% से, तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? बहुत अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में पूछता है। आइए सीखते हैं। देखो बेटा, एक आदमी का इनकम है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और एक आदमी का कुछ सेविंग्स भी होगा। यही तो जीवन का हाल है ना? कमाओ, खर्चा करो, बचाओ, कमाओ, खर्चा करो, बचाओ, यही जीवन का हाल है। इसको रेशियो पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को। आय, खर्च और बचत। आय कितना है, इनकम कितना है? तो सर 95,000 है। इनकम कितना है सर? तो 95,000 है। और उस आदमी का खर्चा कितना है सर? तो 75,000 है। ऐसे खर्चा कितना है सर? तो 75,000 है। यदि इनकम 18% से बढ़ गया, प्रतिशत का काम कब करते हैं बेटा? रेशियो को बनाने के बाद। कभी भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो पहले जो रेशियो निकलता है उसको निकाल दीजिए। ये 3 जीरो से सर 3 जीरो काट दिए, 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, और 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75। यानी हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, 19 रुपया इनकम था, खर्चा 15 रुपया कर दिया, 19 में 15 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? 4 रुपया। बचाया कितना? 4, है ना? आपको मालूम होना चाहिए एक बात मेरा बेटा, कि खर्चा और बचत को जब जोड़ते हैं तभी तो इनकम निकलता है। तो 15 4 19 हुआ कि नहीं हुआ? जब रेशियो बन गया, जब रेशियो आपके सामने है, बस क्वेश्चन 50% बन गया। 50% बनाने के लिए क्या करो? रेशियो में परसेंटेज मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना, यही आंसर आने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं एज अ टीचर, सबसे आसान तरीका तुमको बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले रेशियो निकाल लो और जो भी परसेंटेज क्वेश्चन का दिया वो उसे गुना कर लो। रेशियो को परसेंटेज से गुना कर लो, रेशियो को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे, यदि उसकी इनकम 18% बढ़ गई, यानी इनकम को गुना कर लेंगे सर 18 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और उसका खर्च 12% बढ़ गया, यानी खर्च को गुना कर लेंगे सर 12 से। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो नहीं मालूम, x की वृद्धि मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चों को तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है बात? यहाँ गुना कर रहे हैं, 19 को 18 से गुना कर रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि 19 नहीं है, 20 है। अगर 20 होता तो 18 को 20 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 आएगा। लेकिन सर 18 जो है वो 19 बार नहीं है, वो 20 बार नहीं है, 19 बार है। यानी एक बार 18 कम कर दीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ कितना बचा? 2। क्लियर है क्या? 8 4 12। देखो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम थोड़ा सा बेवकूफ़ी भी करते हैं। 10 में से 8 गया 2, और ये 5 में से 1 गया 4, और ये हो गया पूरा पूरा 3। तो कितना बचा? 342, है ना? 8 2 10 का 0, 4 5 6 और 1 3, 342। क्या हमकी बात समझ में आ रहा है ना? यानी हम 19 नहीं छोड़ सोचे इसको हम सोचे कि अगर 20 होता तो 18 20 बार होता तो 360 आता, लेकिन है 19 बार, यानी एक बार 18 कम कर देंगे। यानी 360 में से एक बार 18 कम कर दिए, क्योंकि 20 बार तो है नहीं, 19 बार है, तो 18 कम कर दिए। अगर 360 में से 20 कम करते तो बचता 340, लेकिन 18 ही कम करना है, 20 नहीं, तो 2 और बढ़ा के 342 डिग्री। बात समझ में आया? यानी कितना हो गया सर? 342, और 15 गुने 12 होता है सर 180, और ये हो जाएगा सर 4x। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि खर्चा और बचत को जब जोड़ेंगे ना तभी इनकम निकलेगा। खर्चा और बचत को जब जोड़ेंगे ना तभी इनकम निकलेगा। यानी इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180। चलो माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 9 10 11 12 13 14 सर 6 बचा, और 2 में से 1 गया तो सर कितना बचा? 162। बराबर में कितना है? 4x, है कि नहीं? अच्छा, x का मान निकालेंगे तो 162 यहीं रखो। ये जो 4 है, ये जो 4 गुना में है इधर जाएगा तो भागे में आ जाएगा।
4 का पहाड़ा 40 बार पढ़ोगे तो 160 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2, पॉइंट का 0 ले लो और 4 पचे 20, ये खत्म हो गया। यानी जो तुम्हारा x आया उसका वैल्यू कितना आया 40.5, कितना आया बोलो ना 40.5। ये प्यार से ऑप्शन नंबर डी हो गया 40.5। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? आय खर्च और बचत वाला क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज पे ही काम करना, हमेशा क्वेश्चन को आसानी से बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात यहाँ तक? अगले क्वेश्चन में देखो, तो एसएससी जीडी और आईबी में एकदम इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बना लेंगे एग्जाम में। और चैप्टर वाइज देखना है तो हम चैप्टर वाइज भी तुमको प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो चाहोगे मिल जाएगा, है ना, चैप्टर वाइज भी। और ये जरूरी है सेट, क्योंकि पता तो चले जिस एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है और उसको हम कैसे बनाएंगे, वहाँ सीख रहे हैं हम लोग, असल अप्रोच है ना। द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% बढ़ रही है। अच्छा, प्रतिशत अगर बढ़े, प्रतिशत अपने आप में होता है 100, प्रतिशत बढ़े तो 100 पे ऐड कर देते हैं। जैसे 3% बढ़ा तो 103, 5% बढ़ा तो 105, 10% बढ़ा तो 110। अगर प्रतिशत कम हो तो 100 पे माइनस कर देते हैं। 2% कम हुआ तो 100 माइनस 2 98, 5% कम हुआ तो 100 माइनस 5 95, 10% कम हुआ तो 100 माइनस 10 90। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भालुओं की प्रतिशत जो है 3% प्रति वर्ष बढ़ रही है। यदि वर्तमान में पॉपुलेशन है 21,218, ठीक है सर, तो बताइए 2 साल पहले उसकी आबादी क्या थी, यानी 2 साल पहले भालुओं की आबादी क्या थी? पहले की आबादी बतानी है, पहले की आबादी x थी सर। अच्छा, भालुओं की आबादी बढ़ी है कितनी थी सर? 3%। 3% बढ़ रही है, यानी 100 में 3 बढ़ रहा है, तो सर 103/100 लिखेंगे, क्योंकि 3% बढ़ रहा है। और ये 3% कितने वर्ष बढ़ रहा है? एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 साल पहले, यानी 2 साल बढ़ा है सर ये 3%, 103/100। और ये x जो है 2 साल 3% बढ़ के वर्तमान में कितना हो गया सर? तो 21218 हो गया। हमसे पूछा है x का मान ज्ञात करें, यानी अगर दूसरी भाषा में बात करें तो भालुओं की पुरानी जनसंख्या बताइए। अब तुमको हम बताते हैं एक चीज। क्या बताते हैं बेटा? एक चीज देखो, सीखो कैलकुलेशन करने का तरीका। ये पूरे कैलकुलेशन में अंत में कितना जीरो है सर? 1 2 3 4, ये अंत में जीरो नहीं है, ये अंत में जीरो नहीं है, यानी अंत में कितने जीरो है? इस पूरे कैलकुलेशन में अंत में जीरो है 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है ना? इसको तुम काट सकते हो, जैसे काटो काटो। हम तुमको काटने नहीं सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो 7वां 8वां में तुम सीख चुके हो, अब एग्जाम अप्रोच सिखा रहे हैं। टोटल कितने जीरो है अंत में? 1 2 3 4, यानी जिस ऑप्शन के अंत में 4 जीरो होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अंत में 3 जीरो है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ में अंत में 2 जीरो है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ में अंत में 3 जीरो है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सर एक और ऑप्शन रहता, मान लीजिए यहाँ पे रहता 25,000 ऐसे, तब हमारा आंसर क्या होता? ठीक है, 25,000 में तो अच्छा 3 ही जीरो आया है ना, और मेरे को 4 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए रहता 30,000 ऐसे। अब यहाँ पर भी सर 4 जीरो है, यहाँ पर भी 4 जीरो है। अब बताइए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम टिक करके आएंगे? सर ऑप्शन तो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है ना, और ना सिखाते हैं। कैलकुलेशन नहीं करना बेटा एग्जाम में, टाइम बर्बाद नहीं करने के लिए भेज रहे हैं तुमको। यहाँ पे देखो 3 तिया कितना होता है? 9। 3 तिया कितना होता है? 9। 3 तिया 9, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि अंत में 18 आ जाए? 2 बार। अब नीचे प्यार से गुना कर दो, 2 1 2 3 4, क्वेश्चन का आंसर है ना। समझ में ना? आखिरी डिजिट का काम कर दिए, यूनिट डिजिट का काम। 3 गुना 3 पूरा नहीं पढ़े, 3 तिया 9, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 18 आ जाए? सर 2 बार। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 के साथ 1 2 3 4 जीरो, क्वेश्चन एकदम साफ साफ हमको आंसर दे दिया। हम क्यों टाइम बर्बाद करें? अब अगर तुम हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने है कि हम तुमको कैसे तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत ज़्यादा काम तुमको हम दे दिए हैं, लेकिन इतना काम करना जरूरी है। ठीक है, इतना काम करना जरूरी है, क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा काम तुम्हारे लिए करते हैं। मोहन एक टेबल को 2832 में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बेटा, सीपीएसपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी इंटू 100 बाई, अगर नीचे लाभ है तो लाभ का प्रतिशत लिखेंगे, अगर हानि होता क्वेश्चन में तो हानि का प्रतिशत लिखेंगे।
ये क्रय मूल्य निकालने का तरीका है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 में प्रॉफिट परसेंट। कभी भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाए हम लोग इसी से क्रय मूल्य भी निकालते हैं और बिक्री मूल्य भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में सीपी हमको नहीं मालूम, सीपी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एसपी यानी बिक्री मूल्य कितना है 2832 है, 2832 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 18%, 18% प्रॉफिट है। अगर लाभ 18% का है तो इसका मतलब लाभ आपको फायदा देगा कि नुकसान देगा? सर कैसा बात कर रहे हैं, लाभ है तो फायदा ही होगा, अगर फायदा होगा तो 100 पे जोड़ेंगे। लाभ जब भी बोलेगा 100 पे प्लस करेंगे, हानि जब भी बोलेगा 100 पे माइनस करेंगे। प्रतिशत या तो 100 पे बढ़ेगा या तो 100 पे घटेगा। लाभ है तो कितना लिख देंगे सर इसको 118, 18% का मतलब 118, 20% लाभ का मतलब 120, 5% लाभ का मतलब 105, 10% हानि का मतलब 100 में 10 खत्म 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सर काटना पड़ेगा क्या? हमने तुमको अभी अभी बताया कि हम पूरा कैलकुलेशन एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो इस पूरे कैलकुलेशन में अंत में कितने बार जीरो दिख रहा है? सर 2 बार, यानी अंत में 2 बार जीरो होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। दो ऑप्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अंतिम संख्या 8 है और यहाँ अंतिम संख्या 2 ले लो या 32 ले लो, जो तेरा मर्जी हो वो ले लो। 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए? सर 4 बार, और 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना का 400, यानी आंसर के लास्ट में 400 होना ही चाहिए। आंसर के अंत में 500 नहीं चाहिए, 400 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। तुम जैसे कैलकुलेशन करता है करो ना, हम मना नहीं करते, लेकिन एग्जाम के लिए समय बचाना चाहते हो ना, समय तो ऐसे बचेगा ना, समय तो ऐसे बचेगा ना। और ये तो सेट है, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एकदम डिटेलिंग्स में प्यार से बात करेंगे, है कि नहीं? तो ध्यान दो यहाँ पे क्या किए हम यहाँ पे क्या किए इसको तुम ध्यान दो। हमने लिखा यहाँ पर कि सर एसपी सेलिंग प्राइस है 2832 गुने 100 बाय प्रॉफिट परसेंट है सर 118। हम पूरा सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करने जाते हैं सर एग्जाम के अंदर। हम देखते हैं आखिरी संख्या 8, और यहाँ आखिरी संख्या 8 से 2 छोटा है तो एक बगल वाला ले लेते हैं कि भाई तुम 2 छोटा हो गया ना 8 से, तो तुम बड़ा वाला बगल में ले लो। 8 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए 4 बार, 4 गुना 100 कितना आ जाएगा 400, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके अंत में 400 होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है क्या किसी को? सीख पा रहे हो ना? दिमाग में समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से तुमको तैयारी करवा रहे हैं, है ना? टाइम बचाने के लिए तैयारी करा रहे थे, तुम्हारे एग्जाम में समय तुम कैलकुलेशन पे नहीं दो, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान पे 40% का छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। 2400 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? मेरा बच्चा एक बात समझना, यहाँ पे डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया, छूट का डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, हम तुमको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला से बताते हैं। अंकित मूल्य बराबर, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सिखाते हैं। अंकित मूल्य इंटू डिस्काउंट परसेंट बटा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो भी हो, इससे निकलता है वस्तु का क्रय मूल्य। यानी अगर हमको पता करना है कि वस्तु का बिक्री मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है बेटा? जैसे मान लो इस शर्ट हम खरीदने गए होंगे, इस शर्ट पे एक स्टिकर लगा हुआ था, उस स्टिकर पे लिखा हुआ था 950 रुपया। तो हम दुकानदार को बोले थे ना कि अरे भैया ये तो अंकित मूल्य है, ये तो 950 रुपया आपका बेचने के लिए स्टिकर लगा दिए, दीजिएगा कितना में? बोला अच्छा जाइए, आप मेरा पुराना कस्टमर है, हम आपको 900 रुपया में दे देंगे। यानी 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना? 50 रुपये का क्या किया? 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया वो, है ना? तो जो स्टिकर लगा हुआ होता है ना उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, टैग प्राइस, और जिसमें तुम खरीद के लाते हो ना वो है तुम्हारा खरीद दाम। क्लियर है बात यहाँ तक? यही चीज़ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। कभी भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं। एक और तरीका है रेशियो मेथड, वो भी सिखाएंगे, आसान है वो भी, है ना? एक दुकानदार अपने सामान पे 40% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य जो भी है उस पर 40% की छूट दिया, यानी यहाँ पे हम गुना करके 40% का छूट, डिस्काउंट 40% का डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब दाम कम हो जाता है। अगर इस शर्ट पे डिस्काउंट मिलेगा तो दाम कम होगा, दाम कम होने का मतलब 100 पे माइनस करेंगे, यानी 40 का डिस्काउंट दिया, यानी 100 पे 40 छोड़ दिया तो कितना बचा 60,
यानी डिस्काउंट कितना हो गया 60। डिस्काउंट जब भी देगा तो 100 पे घटाना। मान लो डिस्काउंट है 100 रुपया का सामान है, उस पर डिस्काउंट देगा तो 110 में थोड़ी बेचेगा, 100 पे कम में बेचेगा डिस्काउंट है तो 100 से कम करना। 100 पे कितना का डिस्काउंट है 40 का, तो कितना लिखना 60। और फिर 20% का लाभ लेता है, यानी नीचे प्रॉफिट है बेटा 20% का लाभ, तो 120 लिखना। तुम समझदार बच्चा है, तुम समझ रहे कि हम 120 नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लाभ है तो प्रतिशत बढ़ गया। आगे बोलता है और 2400 रुपया अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य इसका कितना है 2400, यानी अंकित मूल्य की जगह एमपी की जगह मार्क्ड प्राइस की जगह हमने लिखा 2400। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और यहाँ से हम लोगों को वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखो यहाँ काट 0 से 0 काटे, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 2 से काटे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1200 रुपया। कितना आया है बोलो 1200 रुपया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया क्वेश्चन। सर एक चीज और यहाँ पे दिख रहा था, क्या दिख रहा था मेरा बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम अंत में जीरो देखते हैं तो कितने बार जीरो 2 बार। ये जीरो को नहीं देखना बेटा, ये परसेंटेज का जीरो, ये तो कट जाएगा ना 100 से, ये परसेंटेज का जीरो है, ये तो कट जाएगा ना 100 से। तो पूरे क्वेश्चन में 100 कितने बार मिला हमको अंत में 2 बार। यहाँ पे एक बार नहीं चलेगा, एक बार नहीं चलेगा, एक बार नहीं चलेगा, यही आंसर था। जब टाइम बच रहा है एग्जाम में तो क्यों नहीं बचाएं, तुम मेरा सवाल का जवाब दो ना। जब हमको एग्जाम में टाइम बच रहा है तो हम क्यों नहीं बचाएं। यहाँ ऑप्शन में हमको दिख रहा है 1 बार जीरो, तो हम क्यों इसको सॉल्व करके टाइम लगाएं। हाँ 2 बार होता तो बनाते क्वेश्चन को ऐसे, लेकिन जबरदस्ती हर क्वेश्चन को बनाएं इसका तो कोई माने मतलब नहीं है ना, कि हम हर क्वेश्चन पे झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर घर आकर के रो रहे हैं कि समय नहीं बचा। समय कैसे बचेगा, समय नहीं बचाओगे तो। ये समझ में आ गया क्या। दूसरा तरीका देखो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है ना बेटा वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य जो होता है ना वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, या अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, ये रेशियो तुमको याद रखना है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे, है ना। डिस्काउंट वाले में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है तो, या 100 माइनस लॉस अगर लॉस है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने अपने सामान पे 40% का छूट दिया, यानी 100 का सामान था 40 का छूट दे दिया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया इसका 60 हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, 40 का छूट दिया और 20% का लाभ दिया। लाभ प्रॉफिट कहाँ जोड़ेंगे अंकित मूल्य में, यानी 100 पे 20 का लाभ हुआ तो कितना ले लिया बेटा इसका 120। ठीक है, आगे बोलता है 2400 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि हम इसको रेशियो निकालें तो सर 60 कम 60, 60 दूनी 120। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज पे नजर डलवाना चाहते हैं कि सर क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 1 है, और सर बिक्री मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो कितना है 2 है। अंकित मूल्य का रेशियो 2 है और किताब बोलता है कि अंकित मूल्य कितना है 2400, यानी ये जो 2 है ये 2400 के बराबर है, तो ये 1 किसके बराबर होगा, तब अंकित मूल्य निकल जाएगा। सर 2 का 12 गुना दिख रहा है हमको, ये कितना गुना दिख रहा है 12 गुना। यदि एलएचएस में 12 गुना है तो आरएचएस में भी 12 गुना होगा, यानी 1 का 12 गुना होगा 1200। और हम यहाँ बहुत प्यार से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा सर 1200 1200। इतना तरीका है मैथमेटिक्स बनाने का, है कि नहीं, इतना तरीका समझ में आया आपको, है ना। आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, फुल मार्क्स की गारंटी है, हेडेक नहीं देने देंगे एग्जाम हॉल में, और कैलकुलेशन में तुमको फंसने नहीं देंगे, अपना पर्सनल वादा है तुमसे। ठीक है, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का क्वेश्चन है बेटा, अंकित मूल्य का क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, अंकित मूल्य इनटू डिस्काउंट बाई, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और यहाँ से निकल जाएगा क्रय मूल्य, है ना। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 के अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य कितना इस डीलर ने रखा है वस्तु का 72,000 गुने 20% की छूट दी, डिस्काउंट दिया 20 का, यानी 100 में 20 का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 80, डिस्काउंट बने 100 पे कमी, और 10% की हानि हुई, यहाँ पे सर लॉस हुआ है, यानी 10 की लॉस हो गई, तो 100 पे 10 की लॉस हो गई तो बचा कितना 90। नीचे या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस होता है, क्वेश्चन में लॉस है तो लॉस हो गया, 100 पे 10 का लॉस हुआ तो 90, तो जिससे वस्तु पे हानि हुई, ऐसा अंकित मूल्य। अब यहाँ पे हानि हुई, इसके बाद एक पूरा यहाँ तक सेट बन गया ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, जो फॉर्मूला जानते हो वो वैल्यू निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ो।
जीरो से जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 3 जीरो और 88 64, यानी वस्तु का क्रय मूल्य निकला सर 64,000। इसका मतलब है दुकानदार ने वस्तु को कितने में खरीद के लाया था? 64,000 में। वस्तु ने, मान लो मोबाइल है, वो मोबाइल दुकानदार कितना में खरीद के लाया? 64,000 में, और उसका अंकित मूल्य कितना रखा था? 72,000, और उस पर स्टिकर लगा दिया 72,000 का, यानी 64,000 में खरीद के लाया, अपने दुकान में मोबाइल को रखा और उस पर स्टिकर लगा दिया, कितना का? 72,000 का। तो अगर हम लोगों को पता करना है कि खरीद के कितना में लाया था, तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग पता कर लिए कि उसको खरीद दाम 64,000 रुपये पड़ा था। ठीक है, यानी एक कस्टमर गया उसके दुकान में और दुकानदार बोला आइए आइए आपका स्वागत है भैया। तो बोला कि एक मज़ेदार फ़ोन दिखाइए तो हमको ABCD कंपनी का। तो बोला कि देखिए बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है, 72,000 रुपये इसका रेट है। कितना रेट है? 72,000 रुपये। इसमें देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। और दुकानदार तो मन 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 जान रहा है कि 64,000 में खरीद के लाया। कस्टमर बोला नहीं भैया माफ़ कर दिया, हम जा रहे हैं आपका दुकान से, 72,000 में मोबाइल ABCD का हम नहीं खरीदेंगे, इतना में तो हम आईफोन खरीद लेंगे। तो दुकानदार बोला कि अरे यार, है ना, हम कितना में बेचें, ऐसा अंकित मूल्य पर कितनी की छूट देनी चाहिए जिससे वस्तु पर 440 का लाभ हो। दुकानदार बोलता है कि अरे यार 64,000 में तो हम खरीद के लाए हैं, ये कस्टमर बहुत एकदम खराब कस्टमर है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो हम कमा करके रहेंगे कि अगले 72,000 रुपया मेरा फंसा हुआ है, चलो एकदम 640 रुपया कमा लेते हैं। तो दुकानदार क्या बोला, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो CP पे लगेगा। अब दुकानदार बोला कि लीजिए भैया हम आपके लिए ज़बरदस्त सेलिंग प्राइस बना दे रहे हैं, हम आपको दे देंगे वस्तु 64,440 में। बोला नहीं नहीं इससे भी कम कीजिए। बोला अरे भैया कैसा बात कर रहे हैं, इसे जान ले दीजिएगा गरीब आदमी का क्या, हम आपको, आप देखिए सच सच बता रहे हैं, 64,000 रुपया मेरा खरीद दाम है, हम आपको दे दे रहे हैं 64,440 में, क्योंकि हमको केवल 440 का लाभ चाहिए। तो जो भी लाभ होगा वो मेरे लागत मूल्य में, हम 5 रुपया में खरीद के लाएंगे कोई सामान तो 7 रुपया में बेचेंगे तो 2 ही का तो लाभ होगा। तो जो भी प्रॉफिट हम लेना चाहते हैं वो हम CP पे लगा दिए, यानी हम 64,440 में हम आपको ये वस्तु को दे देंगे। तो हमसे पूछा है ऐसे अंकित मूल्य पर कितना का छूट दिया, तो कितना का छूट दिया अंकित मूल्य पर? देखो ना जरा सा, अंकित मूल्य कितना था? 72,000। सर अंकित मूल्य था इस क्वेश्चन का कितना? 72,000। अभी बेचारा इस वस्तु को बेच दिया कितना में? मजबूरी में 64,440 में, 64,440 में, यानी 64,440 में इसको बेच दिया, है ना। कितना में बेच दिया? 64,440 में। अब मेरे बात को समझोगे, अब छूट कितना कर दिया। अब यहाँ से अगर हम डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं ना, या इसको इतना कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें डिस्काउंट तुमको कैसे निकलेगा वो हम तुमको बता देते हैं। अंकित मूल्य कितना था बेटा वस्तु का? 72,000, और उसको बेचा कितना में? 64,640 में बेच दिया, 64,440 में। इसको रेशियो से ही छोटा कर लो, इतना घटाने जोड़ने का जरूरत नहीं। एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, है ना। एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म। अब 7200 बचा, और यहाँ पे बचा कितना? 64,6,444। अभी भी कटेगा, 4 4 8 4 12 6 18, 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 अठे 72 और 0 0 कट जाएगा ना। 9 से 9 अठे 72 और 0 0, और इसको 9 से काटेंगे तो देखो 9 सत्ते 63, एक बचा, फिर 9 एकम 9, 10 11 12 13 14, 5 बचा, 9 छक 54। बात समझ में आ रहा है ना। अभी भी काट के इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे या 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 से काट दिए, फिर 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 9 36। अब नहीं कटेगा, बात समझ में आया ना। यानी 200 का सामान 179 में बेच दिया। अब अंतर निकाल दो, वहां पर भी अंतर निकाल सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो से भी अंतर निकाल सकते थे। यानी सर 200 का सामान है 179 में बेच दिया, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, है ना। तो कितना डिस्काउंट दिया? 21 रुपया का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 21 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है सर? तो डिस्काउंट बाई अंकित मूल्य गुने 100। अगर डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है ना बेटा, तो डिस्काउंट बेटा अंकित मूल्य गुने 100। डिस्काउंट कितना कर दिया? 21 का। अंकित मूल्य कितना है? 200 गुने 100। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 से काटे तो 2 दहिया 20, और आधा एक बचा हुआ, आधा से चला गया, यानी 10.50। कितना आ गया? 10.50 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तुम चाहते तो यहीं पर अंतर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर हम छोटा कर सकते थे तो कर दिए, है ना, ताकि सबको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आ गया इसका? 10.50, यानी
₹10.50 का डिस्काउंट पड़ा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। आओ आगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आसान भारी नहीं है। अगर तुम आसान भारी के चक्कर में रहोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को ऐसा बताएं कि तुमको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदा और 4,35,000 में बेची। ठीक है सर, खरीदा है तो सीपी है। रेशियो से बनाने में आसान पड़ता है क्वेश्चन, इसलिए रेशियो को यूज करते हैं। खरीदा कितना में, 3,50,000, 3,50,000, और बेची कितने में, 4,35,000। 4,35,000 में कार को बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत, 3 जीरो से सर 3 जीरो हटा दिए, 5 से काटते हैं ना, 5 सत्ते 35 और जीरो, 5 से काटते हैं ना, 25 40, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब 70 और 87, तो लाभ कितने का हुआ। लाभ कभी भी ज्ञात करना है ना बेटा, प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी का अंतर, अंतर कितने का आया, 17 का। और हमको बोला है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है, तो लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। लाभ कितने का हुआ, 17 का, क्रयमूल कितना है, 70 है, गुने क्या, 100। ये जीरो से जीरो काट दिए, ऊपर आ गया सर 170। इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। अच्छा 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी 20 बार पढ़ेंगे तो 140 आया। यहाँ से जीरो उतरा, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, फिर 7 चौके 28, क्या गड़बड़ा है, 7 है और यहाँ कितना है, 170। 7 दूना कितना हो गया बेटा, 14, यहाँ से 3 और जीरो बचा, फिर 7 चौके 28, यहाँ से 2 बचा, यानी जो भी आंसर होगा 24 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है अपना 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 24.3। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं सीपीएसपी के रेशियो को यूज करके, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्वेश्चंस को, कैलकुलेशन को जल्दी करना है एग्जाम के अंदर, और ये प्रैक्टिस से होगा। और हम बहुत सारा एग्जाम तक तुमको बहुत इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना, इतना तरीके से सिखा देंगे ना, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुमको नया नहीं लगेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ रहता है एग्जाम के अंदर, मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तुम किसी से भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना उसको जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का है ना। 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कितने समय पर 117,128 हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आए ना, समय पूछा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम पूछा ना, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समय पूछा ना, तो पावर बनाना, क्या बनाना, पावर बनाना, पावर, है ना। जो पावर आ जाए, अगर पावर में 3 आ जाए तो 3 साल, पावर में 2 आ जाए तो 2 साल, पावर में 5 आ जाए तो 5 साल। अच्छा कितना रुपया है बेटा, 80,000, 80,000। इसको कितना हो जाना है, 117,128, 117,128। ये परसेंटेज का कोई खास काम नहीं होता है, टाइम पूछता है तो। जब भी टाइम पूछता है तो हम लोग पावर बनाते हैं, वो परसेंटेज को यूज करते हैं। लेकिन स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा है एग्जाम में, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है ना। 80,000 रुपये कितना हो जाता है सर, 1,17,128। कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 0 0 0 0, फिर 8 से काट रहे हैं, देखो 8 से काट रहे हैं, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचा, 8 चौके 32, 5 बचा, 8 छक 48, 3 बचा, 8 चौके 32, 8 एकम 8। ठीक है, 14641। ये होता है सर 10 का पावर 4, और ये होता है सर 11 का पावर 4, है ना। 14641 आपको याद रखना है कि 11 का पावर 4 होता है, और ये 10 का पावर 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 0, 10 का पावर 4, और ये 11 का पावर 4। ये पावर 4, ये पावर 4 क्या है, यही तो समय है, यही तो समय है। तो कितने समय में हो जाएगा, 4 साल में। बहुत लोग बहुत तरह का फॉर्मूला लगाता है, तुमको फॉर्मूला लगाने का चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तुमको सिर्फ पावर बनाना है, और एक बार पावर बन गया तो दूसरा पावर बने या नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,000 किसका पावर था मेरा बेटा, सॉरी 10,000 किसका पावर था, तो 10,000 10 के पावर 4 था। यही पावर 4 से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर 4 साल होगा।
क्वेश्चन क्या है देखो, बोलता है कि √6 √8 √21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अच्छा सर, √6 है, √8 है, √21 है और इसका चतुर्थ अनुपात यानी चौथा वाला पूछा है x है ना, बाकी 3 दे रखा है और चतुर्थ अनुपात पूछा है अनुपात। इसको बनाने का तरीका क्या है बेटा, बेटा बाहर वाला का गुना बाहर से करते हैं, अंदर वाले का गुना अंदर से करते हैं। यानी √6 का गुना बाहर के x से होगा और √8 का गुना अंदर वाले √21 से होगा। ठीक है, अच्छा तुम बताओ कि हम √6 को लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √3 क्योंकि 2 तिया 6 होता है इंटू x। √8 को लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 और 4 से बाहर आ जाएगा 2 2 √8 का मतलब ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, 4 दूनी 8 और 4 वर्गमूल किसका है 2 का, तो 2√2। अच्छा √21 को लिख सकते हैं क्या, √7 गुने √3 7 तिया 21। अब गौर करो, √2 से √2 कट गया, √3 से √2 कट गया, x बराबर कितना बचा, यहाँ से 2 और यहाँ से √7। यानी इस क्वेश्चन का जो चतुर्थ अनुपात होगा वो है ऑप्शन नंबर डी 2√7। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। 180 रुपये में कितना पेंसिल लिया, 40 पेंसिल। एक्स एक आदमी है और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन भी खरीदा, 2 दर्जन का मतलब 24 पेन, 180 रुपये में 24 पेन भी खरीदा। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अंतर बताइए। अगर हम एक पेन का दाम निकालें, एक पेन का दाम, एक पेन का मूल्य, किसी का भी मूल्य निकालने का तरीका क्या है बेटा, वैल्यू बटा वस्तु, वैल्यू बटा वस्तु, यानी रुपीस ऊपर आता है और जो वस्तु होता है वो नीचे आता है। जो भी वस्तु लेते हैं, कितना रुपया लगाए थे शुरुआत में देखो तो 180 रुपया, 180 रुपया। और 180 रुपया में कितना पेन खरीदे थे, पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल लिख देते हैं, पेंसिल है ना। 180 रुपये में कितना पेंसिल लिए थे सर, 40 पेंसिल। 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9/2 का मतलब 4.5 रुपया यानी 4.5 रुपीज़ है एक पेंसिल का दाम। ठीक है, आगे है, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदा। अगर हम एक पेन का मूल्य निकालें, एक पेन का दाम निकालें तो मूल्य कैसे निकलता है, ऊपर रुपया, कितना रुपया में लिया, 180 रुपया में, और नीचे वस्तु, कितना वस्तु खरीदा, 2 दर्जन, 2 दर्जन बोले तो 24 पेन, 2 दर्जन बोले तो 24 पेन। 6 से काटे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 2 दूना 4, 15 दूनी 30, 15/2 का मतलब कितना हो गया, 7.5 रुपया, 7.5 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल के बीच का अंतर बताओ। एक पेन का दाम 4.5, एक पेंसिल का दाम 7.5, 5 से 5 गया 0 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा। एक पेन और एक पेंसिल के बीच का रुपया का जो अंतर है वो है 3 रुपया, 3 रुपीज़। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देख करके परीक्षा में डरने का जरूरत है क्या, नहीं है सर, हाँ बिल्कुल नहीं। अनुपात 5x - 2y, 5x - 2y बटा x - 2y, ठीक है सर, बराबर 9:17, 9:17। तो 9x भागा 13y का मान ज्ञात करें, भागा है ना, 9x भागा 13y। तो सबसे पहले से उसको सॉल्व कर लो मेरा बच्चा। सॉल्व करने का तरीका, सर ऊपर इसका गुना होगा, 17 × 85x माइनस फिर 17 का गुना 2 से, 17 दूनी 34y। अब इसका गुना नीचे हो जाएगा तो 9 को x से करोगे तो 9x माइनस 9 को 2 से करोगे तो 18y। अब 85x को यहीं रहने दो, इसको इधर जाओगे तो -9x हो जाएगा, -18y को उधर ही रहने दो, 34y को उधर ले जाओगे तो प्लस में 34y हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचो, 85 में से 10 जाता तो बचता 75, लेकिन 9 ही गया यानी एक और बचेगा यानी 76x बराबर 34 में से 18 घटाओ। अगर 34 में से 20 घटाते तो बचता कितना, 14, लेकिन 18 ही घटाएं यानी 2 और बच जाएगा यानी 16y, है ना। 34 में से 20 घटाते तो कितना बचता, 14, लेकिन 18 ही घटा दिया यानी 2 और बचेगा यानी कितना हो गया, 16y। अगर हम x और y का रेशियो निकालें मेरा बेटा, तो एक बात सदा जीवन में याद रखना कि रेशियो हमेशा सामने होता है, यानी x का वैल्यू सामने है 16
और y का वैल्यू सामने है 76। ठीक है, वैल्यू हमेशा कहाँ होता है, सामने होता है। यानी x और y का जो रेशियो आया वो आया 16:76। बात समझ पा रहे हो ना। यानी x बराबर कितना है 16 और y बराबर कितना है 76। इसको काट सकते हैं क्या, काटते हैं 4 से। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, 3 बचा ना, 4 एकम 3, 4 9 36। यानी कितना आ गया, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, 4:19 आ गया। कितना आ गया बोलो, 4:19। हमसे क्या निकालने बोला है, 9x। 9x और x का मान कितना है 4, यानी 9 चौके 36 भागा 13y, और y का मान कितना है 19। यानी जो ऑप्शन का आंसर होगा वो 36 भागा 13 गुना 19 होना चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर में 36 होना चाहिए, ऊपर में 151 नहीं है, 173 नहीं है, 421 नहीं है, ऑप्शन हो गया 36। और नीचे 3 9 27 का अंत में 7 होना चाहिए, अंत में 7 भी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर है क्या, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछता है ये सवाल, है ना। टाइम डिस्टेंस में एक व्यक्ति गंतव्य तक, गंतव्य का मतलब होता है उसका अंतिम यात्रा का स्टेशन, अंतिम स्टेशन। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। ठीक है सर, 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाया। इस पूरी यात्रा में औसत गति ज्ञात करें, एवरेज स्पीड निकाले। एवरेज स्पीड, देखो मेरे बात को समझो, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया है। यानी 5 के गति से गया 20 किलोमीटर, 3 की गति से गया 15 किलोमीटर, 2 की गति से गया 10 किलोमीटर, 4 की गति से गया 24 किलोमीटर। हमको बताना है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल जब 2 से अधिक दे तो इसके लिए हम यूज करते हैं कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी बाई कुल समय, कुल दूरी बाई कुल समय। तो देखो बेटा, दूरी तो एकदम साफ साफ दिख रहा है हमको यहाँ पे, 20 15 10 24। यानी अगर हम कुल दूरी निकालेंगे ना तो निकल जाएगा यहाँ पे 5 और 4 9, या 2 2 4 2 6, 69। कुल दूरी कितना हो गया 69। और यहाँ कुल समय, सर समय नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग को मालूम है कि टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिया हो तो टाइम निकाल सकते हैं, कैसे, 5 चौके 20, यहाँ से 4 घंटा निकला, 3 पचे 15, यहाँ से 5 समय निकला, 2 दहिया 20, सॉरी 2 पचे 10, यहाँ से 5 निकला, और 4 छक 24, यहाँ से 6 निकला, 6 4 10, 10 और 10 20। यानी सर समय भी मिल गया मेरे को 20। कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आ गया ना। यानी सर 69 कुल दूरी और 20 कुल समय को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमको औसत चाल पता चल जाएगा, और इसी चारों ऑप्शन में आंसर होगा। एक तो तरीका है मेरे सोचने का, सोचने का तरीका क्या है, 20 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं सर, 20 या 60, 20 चौके 80 हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 20 या 60, 3 पॉइंट समथिंग। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमको साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है क्या, 20 चौके तो 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो चौके तक तो जा ही नहीं पा रहे, 20 या 60। यानी ऑप्शन 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम आंसर दिख गया। और इसको पूरा अगर काटने की कोशिश करेंगे सर तो कैसे काटेंगे, देखिए 69 है और नीचे कितना 20। डिवाइड कभी भी करना पड़े ना बेटा तो कोशिश करो कि नीचे 100 बना दो। अगर हम नीचे 5 का गुना करें तो 100 बन जाएगा, 20 25 100। और अगर नीचे 5 का गुना किए तो ऊपर भी 5 का गुना करना पड़ेगा LHS RHS को सेटिस्फाई करने के लिए। 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4, 5 6 30 और 4 कितना हो गया 34। और नीचे 20 25 कितना होता है 100। सर 2 जीरो हटाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्वेश्चन का था 3.45। ऐसे भी यानी बहुत सारा तरीका हम तुमको सिखा देंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो, तुम मेरा साथ दो, हम तुमको सिलेक्शन देंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3.45। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ए एक पेंटिंग 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में, और सी उसको 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तीनों अपना अपना बता दिया कि हम इतना दिन में पेंट करेंगे, हम इतना दिन में पेंट करेंगे। यदि पहले दिन ए अकेले पेंट करे, अच्छा सर, उसके बाद एक दिन छोड़ करके यानी सेकंड डे
ए बी और सी दोनों साथ मिल करके पेंट करें, है ना, एक दिन छोड़ करके। यानी पहला दिन ए पेंट किया, दूसरे दिन ए तो कर ही रहा था, क्योंकि ए का कहीं पर भी चर्चा है क्या कि काम छोड़ा, नहीं सर। लेकिन दूसरा दिन बी और सी साथ मिल गया, यानी ए बी सी तीनों मिल करके काम कर रहा है। अच्छा, कैसे पता चला सर कि दूसरे दिन ए काम कर रहा है? क्योंकि कहीं पर भी लिख ही नहीं रहा कि ए काम छोड़ा, तो क्यों मानेंगे कि काम छोड़ा? तो पेंटिंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो, ए बोला कि हम किसी भी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी बोला कि हम उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, और सी बोला 10 दिन में। बी बोला 8 दिन में कर सकते हैं, और सी बोला कि हम इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो काम का संख्या पता चल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 120। कैसे पता चला? सबसे बड़ी संख्या है और इसके पास 0 है, तो बस सबसे बड़ी संख्या में 0 लगा देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम के लिए टाइम थोड़ी बर्बाद करना है एग्जाम के हॉल पे। यहाँ पे निकलेगा बेटा क्षमता। क्या निकलेगा? क्षमता, एफिशिएंसी। यानी एक दिन में कौन आदमी कितना काम कर सकता है। 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाए? 10 बार। 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाए? 15 बार। और 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाए? तो 12 बार, है ना। तो ये तीनों का क्षमता निकल गया। यानी ए एक दिन में 10 काम कर सकता है, बी एक दिन में 15 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 12 काम कर सकता है। ये तीनों का एफिशिएंसी, क्षमता निकल गया। अब हमसे बोला है क्वेश्चन, देखो, यदि पहले दिन, यहाँ देखो, यदि पहले दिन ए अकेले काम करे, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी कंप्लीटेड बाय ए इफ ही कंप्लीटेड बाय बोथ बी एंड सी टुगेदर ऑन द अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज यानी पहला दिन कौन किया काम? ए काम किया। पहला दिन काम किया ए से पहला दिन काम करवा लो। ये मान लो फर्स्ट डे है, पहला दिन, फर्स्ट डे। तो कौन काम करेगा पहला दिन? ए काम करेगा। काम कैसे किया जाता है बेटा? तो काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। काम कैसे किया जाता है? क्षमता गुने समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए की क्षमता कितनी है? 10 का, और ए एक दिन में कितना काम किया? 1। यानी ए कितना काम कर दिया सर? 10 काम। ए कितना काम कर दिया सर? 10 काम। अब हो गया सेकेंड डे। सेकेंड डे में काम करने के लिए कौन आया सर? तो ए तो काम कर ही रहा था। सेकेंड डे में बी और सी दोनों मिलकर के काम किया, यानी अब तीनों काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्षमता कितना लग रहा है? 10, 5 और 2 7। यहाँ पे 7 लिख दिए, 1 2 3 और यहाँ 3, और दोनों मिलकर सेकेंड डे भी एक दिन का होता है। एक दिन काम किए तो 37 काम हो गया। कितना काम हो गया? 37 काम हो गया। बात समझ पा रहे हो ना। ए आया पहला दिन, बोला कि हम एक दिन में 10 काम करते हैं, तो ए 10 काम कर दिया। दूसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ गया, तो ये 10 कर रहा था, ये 15 कर दिया, ये 12 कर दिया, तो टोटल 37 काम हो गया। यानी पहला दिन 10 काम हो गया और दूसरे दिन तीनों ने काम किया तो 37 काम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में जो काम की संख्या हो गई वो 37 और 10 47 काम हो गया। हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया? तो सर हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 47 काम हो गया। कितना काम हो गया? 2 दिन में 47 काम हो गया। क्लियर है क्या? हमको टोटल कितना काम करना है? ये देखो, काम की संख्या 120। तो भाई 47 को किससे गुना करें कि 120 या उसके करीब पहुंच जाएं? अगर हम 47 को 3 से गुना करते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 चौके 8, 3 सत्ते 21 का 1 2 3 चौके 12 13 14, 141 काम हो जाएगा। और इतना काम क्यों करेंगे? काम तो 120 है, यानी 47 को 3 से हम गुना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 47 को 3 से गुना करें तो काम की संख्या से भी ज़्यादा वैल्यू आ जा रहा है। तो 47 को 2 से गुना करके देख लेते हैं सर। 47 को 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4, 2 चौके 8 1 9, यानी 94 काम हो रहा है। 47 काम हुआ। अगर हम इसको 2 से गुना किए, LHS में 2 का गुना तो RHS में भी 2 का गुना, यानी हमको मिल गया सर कि 4 दिन में जो काम की संख्या हो रही है वो कितना हो जा रही है? 94 काम। यानी हम कह सकते हैं कि 4 दिन में, 4 डेज में 94 वर्क हो रहा है, 94 काम हो रहा है। ठीक है, सर दर्द नहीं करना चाहिए ये सब क्वेश्चन को देख करके। ये सब क्वेश्चन से छुपोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा? सपना है ना सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत नहीं करोगे, ये सब क्वेश्चन को छोड़ोगे तो एग्जाम छूटेगा बेटा। ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ो, प्रैक्टिस करो। और अगर तुमको दिक्कत है तो हम अल्टरनेट डेज का यानी एकांतर वाले दिन का सारा एक टॉपिक उठा करके अलग से पढ़ा देंगे। जो मेरा वादा है तुमसे, कल तुमको एक टॉपिक मिलेगा। अगर तुम कमेंट करोगे कि सर हमको अल्टरनेट डेज का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है उसका सारा क्वेश्चन करवा दीजिए, सारा टॉपिक करवा दीजिए, सारा टाइप कंप्लीट करवा दीजिए, एक स्पेशल क्लास लेकर के,
हम एक स्पेशल क्लास लेकर के अल्टरनेट डेज का सारा टाइप खत्म करवा देंगे, लेकिन डरना नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, हम मेहनत करने से नहीं भागेंगे, तुमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो 4 दिन में कितना काम किया सर? 94 काम, लेकिन हमको करना है कितना सर? 120 काम, यानी 4 दिन में हो गया है 94 काम। अब 5वां दिन आ गया, अब 5वां दिन आ गया, 5th डे, अब 5वां दिन आ गया। 5वां दिन कौन काम करेगा? अच्छा 5वां दिन कौन काम करेगा? यहाँ देखो, दूसरे दिन कौन काम किया बेटा? ABC, यानी चौथे दिन भी कौन काम किया होगा? ABC, यानी 2 का जितना भी मल्टीपल है, 2 के पहाड़ा में ABC काम किया होगा। और ये है ऑड नंबर, विषम संख्या, और विषम संख्या में केवल A काम किया होगा। A कितना काम करता है एक दिन में? 10 काम, यानी 5वां दिन हो गया होगा 10 काम। और यहाँ से हमको पता चल गया 104 काम हो गया। कितना काम हो गया? 104 काम। कौन से दिन हो गया? 5 दिन में। कितने दिन में हो गया? 5 दिन में कितना काम हो गया? 104 काम। अच्छा, छठा दिन कौन आएगा? तो तुम बोलोगे सर 6 जो है ना, 6 जो है ना वो ऐसा है कि 6 इवन नंबर है, और इवन वाला दिन में 37 काम होता है। तो अगर हम यहाँ 37 ऐड करेंगे छठा दिन में, तो 7 4 11 हो जाएगा, और 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा, 141। लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि काम 120 है, यानी छठा दिन काम जा ही नहीं सकता सर, यानी काम 5 दशमलव कुछ दिन में खत्म हो गया होगा, 5 दशमलव कुछ दिन में खत्म हो गया होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ तक, है ना? समझ पा रहे हो कि कैसे बना क्वेश्चन? एक बार और समझा दीजिए सर, एक बार और समझाते हैं। ए बोला कि हम किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी बोला कि हम उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, और सी बोला कि हम उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम लिए 12 दहिया 120, ये हो गया काम का संख्या। अब यहाँ देखो, यहाँ निकलेगा क्षमता, एफिशिएंसी, यही क्षमता इंपॉर्टेंट होता है। 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे। पहला दिन काम किया ए, फर्स्ट डे पहला दिन ए काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम। कितना काम हुआ? 10 काम। सेकंड डे, दूसरे दिन ए के साथ बी भी आया, सी भी आया, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से, और तीनों मिलकर के कितना काम किया? 37 काम। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया? 37 और 10 कितना काम हो गया? 47 काम। हमको टोटल कितना काम करना है? 120। तो हम 47 को किससे गुना करें कि 120 के करीब आ जाए? जाहिर सी बात है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम 47 को 2 से गुना करते हैं LHS में, तो RHS में भी करना होगा, तो क्योंकि 3 से तो 120 से ज़्यादा आ जाएगा। यानी 4 डेज में, 4 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 2 7 14 का 4, 2 चौके 8 है 9, 94 काम। कितना काम हुआ है? 94 काम। 4 दिन में 94 काम हुआ। कितना दिन में? 4 दिन में 94 काम हुआ। अब आया 5वां दिन। ये गौर करो, ये विषम है, ऑड है, और ये सम है, इवन है। 5वां दिन भी ऑड है तो ए अकेले आया होगा, और अकेले आके कितना काम किया होगा? 10 काम। कितना काम हो गया? 104 काम। 4 दिन ये, 5वां दिन ये, यानी 5वां दिन में 104 काम हो गया। ठीक है, हमको करना है 120 काम। अब अगर हम छठा दिन लेंगे ना, तो छठा दिन सम संख्या है, और सम संख्या में 37 काम हो जाएगा, और अगर हम यहाँ 37 जोड़ेंगे ना तो ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी छठा दिन तक काम जा ही नहीं सकता। काम 5 दिन कुछ घंटा ही तक जा सकता है। एकदम समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है बात, है ना? और तुम बोलोगे तो अल्टरनेट का, ये सब तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इससे हेवी क्वेश्चन तुमको सिखा देंगे ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो कभी। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है सर, 5 महिलाओं को W लिख दे, वुमन, एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। जबकि 8 बच्चे, जबकि का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, जबकि, और इंग्लिश में लिखेगा वाइल, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बराबर का चिन्ह। 8 बच्चे के लिए सी लिख दिए। उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे 2 महिलाएं, यहां से बाद में पढ़ेंगे सर। कभी भी अगर महिला पुरुष बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, पहले 2 समीकरण से रेशियो बनाते हैं,
जब दो समीकरण से रेशियो बन जाता है तब तीसरे समीकरण को हल करते हैं, लेकिन हमेशा दो ही समीकरण पे पहले काम करते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 8 से 8 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। तो यहाँ से वुमेन और बच्चा का रेशियो निकला, तो रेशियो हमेशा बराबर के सामने होता है। वुमेन का वैल्यू निकला 2। अब बच्चा का वैल्यू कितना निकला, यहाँ 8 भी कटा हुआ, 5 भी कटा हुआ, कुछ नहीं बचा तो 1, ये रेशियो निकल गया। अब आगे देखते हैं कि हमसे पूछा है कि दो महिलाएं, अब जो पूछा है वो देखो बेटा, दो महिलाएं और 4 बच्चे, दो महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा है। अब ये जो तीसरा समीकरण जो पूछा गया है ना, इसको भी दो समीकरण से बराबर करेंगे। अब चाहे तो हम पहला वाला समीकरण को यूज कर लें, या तो हम इसको यूज कर ले, या तो हम इसको यूज कर ले। तो चलो हम पहला वाला समीकरण को यूज करते हैं। पहला वाला समीकरण में था कि 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। हम चाहते तो ये तीसरे समीकरण के बराबर में इसको भी लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा बच्चा वाला, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यह है 2 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू है डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4, और सी का वैल्यू कितना है 1 इंटू डी बराबर 5। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 2 इंटू 8। देखो 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस 4 एकम 4 इंटू डी बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10 गुने 8। आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 इंटू डी बराबर यहाँ 10 इंटू 8। 8 से 8 कट गया। अब क्वेश्चन में जो दिन का संख्या पूछा था वो कितना निकला 10। कितना निकला 10। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा सारा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता होगा। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह अपने सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है, देखो मेरे बात को समझोगे। अगर समय बढ़ेगा तो गति कम होगा, और गति कम होगा तो समय बढ़ेगा। अगर मैथ्स बनाने का स्पीड तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ा लोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम होता है। यहाँ क्या है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर चला जाता है, 5 घंटा लगाता है 240 किलोमीटर चला जाता है। वह अपनी गति को आधी कर दे। सर जब गति को आधी करेगा ना तो समय दुगना हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन का आंसर। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, गति आधा हो गया तो समय दुगना लगेगा। एक बार अच्छे से यहाँ देख लो ऐसे। अगर हम गति के बारे में बात करें, स्पीड के बारे में बात करें, तो स्पीड को आधा कर दिया, यानी पहले स्पीड आधा का मतलब 2:1 होता है। आधा का मतलब रेशियो में कितना होता है 2:1, यानी 2 से 1 हो गया। तो सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम कितना हो गया होगा, टाइम इसका उल्टा हो गया होगा 1:2, यानी गति का उल्टा होता है समय। अच्छा, एक कार पहले कितना चलता था 5 घंटा, यानी जो 1 था ये किसके बराबर था 5 के बराबर था, 1 5 के बराबर था यानी 5 का गुना था। तो हमसे पूछा है कि अब समय कितना लग रहा है, यानी बाद में समय कितना लग रहा है। LHS में 5 का गुना, RHS में 5 का गुना, तो अब समय कितना लग रहा है 10 घंटा। हटाओ क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया क्या। टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जाम में, है ना। क्लियर हो गया बात तुमको यहाँ तक। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो जरा। एक व्यक्ति स्कूटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। चला गया स्कूटर से 64 किलोमीटर और साइकिल से 16 किलोमीटर चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड कब, जब जा करके वापस आए। जब जा करके वापस आए तो औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के लिए प्रयोग करना 2ab बाई a प्लस बी। जब वापस जा करके आए तो क्या यूज करना 2ab बाई a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो यानी जाने वाला ऐसा 2 लिखो, a कितना है 64 है और b कितना है देखो तो 16 है, बाई a प्लस बी। तो 6 4 कितना हो गया 10 का 0, 6 7 8, नीचे कितना आ गया 80, है ना, आ सकता है। 8 से काटेंगे तो 8 देंगे 80, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, ठीक है। और 2 8 कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 216 का स्क्वायर 256, नीचे 10 है, 0 हटा यहाँ पॉइंट दिए 25.6 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना।
9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु यानी कोन को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, यानी सिलेंडर। बेलन का व्यास यानी डायमीटर क्या है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए पिघलाकर या बदलकर यानी रूप बदलने के बारे में बात करें तो दोनों का आयतन बराबर होता है। जब भी पिघलाने के बारे में बात करें तो कोन का आयतन यानी शंकु का आयतन हमेशा बराबर होगा बेलन के आयतन की, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, है ना। जब भी पिघलाने के बारे में बात करें या रूप बदलने के बारे में बात करें तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल, वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। ठीक हो गया बात, है ना। तो सर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया। आगे देखते हैं, पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7 कट गया। आज से आर काट दे सर, नहीं, इसका त्रिज्या अलग होगा, इसका त्रिज्या अलग होगा, इसका ऊंचाई अलग होगा, इसका ऊंचाई अलग होगा, काट कैसे सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1/3 यहीं पर है। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर का मतलब 9 × 9 2 बार होगा सर, क्योंकि स्क्वायर है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है शंकु का। ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, बराबर शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन, यानी उसका ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं और त्रिज्या स्क्वायर में है। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 खत्म हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना मिला, आर स्क्वायर बराबर मिला 9। ये 9 स्क्वायर हटाए तो सामने रूट आ गया, यानी त्रिज्या कितना आ गया 9। किसका वर्गमूल होता है सर 3 का। हमसे बोला है व्यास, डायमीटर होता है सर त्रिज्या का दुगना, यानी 3 का दुगना कितना हो जाएगा सर 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 6। बहुत लोग गलती से 3 करके आएगा, लेकिन गौर करिए कि व्यास लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो सतर्क हो जाइए कि आप हड़बड़ा करके एग्जाम में गलती करते हैं। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि एग्जाम में मौका बार बार नहीं मिलता है ना। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया का योग क्या होगा। पूछा है आपसे कि बेलन के CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब मेरे बात को समझिए। पहले तो बेलन देखिए कि बेलन होता कैसा है। ये एक बेलन होता है, बेलन वो नहीं जिससे आप मार खाते हैं घर में, बेलन ये मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। ये बेलन होता है। बेलन के ऊपर एक सर्कल है, ये एक वृत्त है सर्कल और ये एक वृत्त है सर्कल, ठीक है बेटा। अब मेरे बात को समझिएगा। बोला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सर बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार अच्छे से बात करते हैं हम आपके सामने, ताकि आपको सब कुछ एकदम दिखे। मेरे बात को समझिएगा। ये एक बेलन, हटाइए इसको। ये एक सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। जब इस सर्कल के ऊपर बहुत सारा सर्कल रख दीजिएगा, यानी आप ऐसे समझिए कि 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का जो सिक्का है उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सिक्का के ऊपर सिक्का के ऊपर सिक्का के ऊपर सिक्का के ऊपर सिक्का रखिएगा, ऐसे जो जमा होगा वो बनेगा बेलन। अब बेलन का भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर अब इसमें एक नया चीज़ ज्ञात हो जाता है, वह है ऊंचाई, यानी इस पर ऊंचाई ज्ञात हो गया। और जब पाई आर स्क्वायर एच हो गया, अब ये आयतन हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये आयतन हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अगर हमको इसका CSA निकालने के लिए बोला जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस पावर वाले 2 को खींच के आगे ला देंगे, पावर वाले 2 को खींच के आगे ला देंगे और बाकी जो जैसे था लिख देंगे, यानी 2 को आगे ला दिए, पाई आर एच को लिख दिए, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर सर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है सर, ये क्या होता है, ये होता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया यानी ऊपर का एरिया प्लस बॉटम का एरिया यानी नीचे का एरिया, ठीक है बेटा। ऐसे अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए, ठीक है। तो सर हमसे योग पूछा है CSA का और TSA का, ये पूछा है।
CSA कितना होता है सर, 2πRH, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सर, तो सर CSA होता है, CSA लिख दीजिए। और CSA कितना होता है सर, 2πRH प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप में एक सर्कल है सर, और सर्कल कितना होता है, πr² प्लस बॉटम यानी नीचे, नीचे भी एक सर्कल है सर, और ये कितना होता है, πr²। यानी सर फॉर्मूला कभी रटना नहीं मानना था, नहीं बेटा रटना नहीं मानना था, रट करके कोई चीज़ आदमी सीखता नहीं है। इसको लिख सकते हैं 2πRH प्लस 2πRH प्लस πr², πr² कितना हो गया, 2πr²। यानी सर यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है, तो हम 2πr को प्यार से एकदम कॉमन ले लेते हैं, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमने 2πr को यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा h, प्लस यहाँ पे 2πr को कॉमन ले लिया, अंदर बचा h, प्लस यहाँ पे भी 2πr को कॉमन ले लिया, यहाँ पे r 2 बार था, एक बार r कॉमन ले लिया, अंदर में बचा एक बार r। अब सॉल्व कर लेते हैं सर। 2 इंटू पाई का मतलब होता है सर 22/7, r का मतलब होता है त्रिज्या, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, प्लस h प्लस h, h कितना है सर 2, 2 प्लस 2 प्लस r कितना है सर 7 है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे बचा 2 गुने 22 और अंदर बचा 7 8 9 10 11, 22 दूना 44। सर 44 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 11 से गुना कैसे करते हैं वो सीखो। 11 से जिसको गुना करना है उसको थोड़ा सा फैला करके लिख दो। अब बीच में इन दोनों का जोड़, 4 और 4 कितना होता है 8, ये 11 का गुना हो गया। जैसे मान लो 11 से हमको 13 को गुना करना पड़ता है ना, तो 13 को फैला करके लिख देते हैं, बीच में इन दोनों का जोड़, है ना। तो आंसर कितना आ गया सर 484। समझ में आया, फॉर्मूला कैसे बनाए समझ में आया, है ना। आंसर कितना आया बोलो 484। क्लियर है। GDIB जिंदाबाद। हम लोग एकदम इतनी अच्छी से पढ़ेंगे बेटा कि एक बार में सिलेक्शन होगा, एक बार में, बस प्रैक्टिस कर देना। ये तो पहला क्लास है, सोचो एग्जाम तक अगर हम तुमको पढ़ा दिए तो हम तुमको रॉकेट बना देंगे, ठीक है। तो तुमको दिक्कत ही नहीं होगा एग्जाम में। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, ये तो सर बनाने का पूरा तरीका था, लेकिन हम तुमको एक बात बताते हैं बेटा, कभी भी अगर ऐसा चीज़ पूछा ना, ऐसा चीज़ का आंसर पूछा ना जिसके पास पाई होता है, जैसे बेलन में पाई होता है, शंकु में पाई होता है, गोला में पाई होता है, अर्धगोला में पाई होता है, बहुत सारा चीज़ में पाई होता है, तो जो ऑप्शन 11 से कट जाए वो आंसर। यानी यहाँ पे अगर बेलन है तो जो ऑप्शन 11 से कट जाए वो आंसर। 96 कभी भी 11 से नहीं कटता, 136 11 से नहीं कटता, 484 11 से कटता, 300 कभी भी 11 से नहीं कटता। आंसर है केवल 484 यहाँ पे, जो 11 से कट जाए वो आंसर। सर अगर दो ऑप्शन 11 से कट गया तो तभी बनाए तो थे तुम्हारे सामने, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, ये तुम्हारा अपना चैनल, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है तुम्हारे सरकारी नौकरी के लिए। यानी ये चैनल तुमको सरकारी नौकरी में एक कदम आगे करेगा ही करेगा, लाखों लोगों से आगे करेगा ही करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बढ़ते रहो पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत।